सुहागरात वाली रात को एक दूल्हा अपने दरवाजे पर खड़ा होकर अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अंदर उसकी पत्नी उसकी राह देख रही थी, लेकिन तभी वहां पर एक 7 साल का लड़का आता है और आने के बाद उस दूल्हे के हाथ में एक लिफाफा देता है। कहता है कि भैया ये उस दीदी ने दिया है। लेकिन जैसा ही ऐसा कहकर वो उस तरफ मुड़ता है तो वहां पर कोई भी लड़की नहीं थी। और इसके बाद जो लड़का होता है वो कहता कि आपके लिए ही दिया है, शायद दीदी चली गई होंगी। ऐसा कहकर वो 7 साल का लड़का तो वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही ये दूल्हा इस लिफाफे को देखता है तो उसके बाद एकदम से आग बबूला हो जाता है और अपने जेब में अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख लेता है और उसके बाद सीधा उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर उसकी सुहागरात होनी थी। पहले तो वो दरवाजा बंद करता है और दरवाजा बंद होने के बाद कमरे के अंदर जो कुछ भी होता है उसकी एक वीडियो बनती है और इस वीडियो से बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में ना तो लड़की ने सोचा था और ना ही उस लड़के ने कभी सोचा था। क्या हुआ था ऐसा और क्या था उस लिफाफे में ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम होता है संजय। संजय जो कि फिलहाल पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसका टेस्ट तो क्लियर हो गया है और बाकी के कुछ काम रह रहे हैं और इसी वजह से संजय बड़ा ही खुश रहा करता है और अपनी जिंदगी को मजे से जिया करता है। एक दिन की बात होती है, जो संजय होता है वो गांव के उस तालाब पर, जिस तालाब पर इधर उधर से लोग घूमने फिरने के लिए आया करते हैं और वहां पर नहाकर जाया करते हैं, तो उस तालाब पर पहुंचता है दोपहर के समय में। लेकिन जैसे वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि एक लड़की जो है वो पानी में डूब रही है और लोग बचाव बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए पानी के अंदर छलांग नहीं लगा रहा है। अब इस बात को देखते संजय इधर उधर कुछ भी नहीं देखता है और फौरन से वह दौड़कर पानी में छलांग लगा देता है और नीचे पानी के अंदर अपना सांस रोककर काफी देर में तो निकाल कर लाता है, लेकिन उस लड़की को निकाल कर बाहर ले आता है। अब लड़की जो कि बेहोशी में आ गई थी, उसके बाद उसके पेट को दबाकर उसका पानी निकाला जाता है और जैसे तैसे उसे होश में लाया जाता है। यहां पर उस लड़की के मामा की लड़की भी थी जिसका नाम पूजा होता है और जो पूजा होती है वो संजय का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। कहती है भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बहन को बचा लिया। तो उसके बाद वो पूछता कि कौन है ये और इस तरह से डूब कैसे रही थी, जब इसे तैरना नहीं आता था तो बाहर ही नहा लेती जैसे और लोग नहाते हैं। तो उसके बाद वो कहती है कि भैया ये मेरी बुआ की लड़की है और ये दिल्ली में रहा करती है, यहाँ पर इसने छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ पर आई है और आते ही मुझसे कहा कि मुझे कहीं घुमाने के लिए ले चलो। और उसके बाद जब मैं इसे यहाँ पर लेकर आई तो उसी समय इसने इस पानी को देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई कि इसने इसमें छलांग लगा दी। उसके बाद जो संजय होता है वो जैसे तैसे उसे होश में लाता है। सभी लोग और भी कोशिश करते हैं और वो लड़की होश में आ जाती है। लड़की जो होती है उसका नाम रागनी होता है और रागनी जैसी होश में आती है तो एकदम से संजय के सामने बहुत उसका धन्यवाद करती है। कहती है कि आज तुम्हारा धन्यवाद है जो मैं इस दुनिया में जिंदा हूं, वरना मैं जिंदा रह ही नहीं पाती। अब लड़की जो थी रागनी वह बेहद ही खूबसूरत थी और स्टाइलिश भी थी, तो इसी वजह से संजय कहता कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब तुम आराम से रहो और आगे से ऐसी बचपने वाली बातें बिल्कुल भी मत करना। ऐसा कहकर राहुल फिलहाल तो वहां से चला जाता है, लेकिन जिस तरह से उसने उसे बचाया था और गोद में भरकर उसे बाहर निकाल कर लेकर आया था, तो राहुल के दिमाग में बार बार वही लड़की घूमने लगती है। इधर यहाँ पर जो रागनी है वह अपनी बहन के साथ यानी कि मामा की लड़की पूजा के साथ वापस से अपने ननिहाल वाले घर में चली जाती है और वहां पर जाकर पूछने लगती है कि कौन था वह लड़का। तो यहाँ पर जो लड़की थी पूजा, मामा की लड़की, वह बताने लगती है कि इनका नाम संजय है और इन्होंने पुलिस का जो टेस्ट वगैरह वो क्लियर कर लिया है, बस फिजिकल और मेडिकल वगैरह ये रह गए हैं। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो लड़की होती है वह भी उस पर मानो मन ही मन मोहित हो जाती है, जो रागनी होती है, क्योंकि उसने पुलिस में लगने वाला था और पुलिस की नौकरी चाहे कहीं की भी हो बहुत ही अच्छी सभी को लगा करती है, क्योंकि उसमें पैसे जो बना करते हैं, यानी कि अच्छी सैलरी होती है, सरकारी नौकरी होती है और साथ में अगर कोई भ्रष्ट हो यानी कि कोई करप्ट हो तो और भी ज़्यादा पैसे कमा सकता है। जैसा कि आप लोगों से छुपा नहीं है, बहुत सारे केस समाज में आपको देखने को मिले होंगे। अभी अभी एक दरोगा का केस आया था जिसके पास 100 करोड़ से ज़्यादा बैंक ट्रांजैक्शन मिले थे और उसके ऑफिस में भी पैसा चिन्हा हुआ था। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हो। तो इसीलिए जो रागनी है उसे संजय की नौकरी को देखकर वो बड़ा ही अच्छा लगता है और उसके बाद न जाने कैसे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इधर जो संजय होता है वह भी अब इस बात को देखता है तो उसे पूजा का घर तो पता ही है, तो उसके आसपास चक्कर लगाने लगता है और यहाँ पर जो रागनी होती है वह भी उसे एक बार चक्कर लगाते हुए देख लेती है और उसके बाद वह उसकी राह देखती है। जब भी वह आया करता तो वह उसको देखा करती है। जब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं तो एक दिन जो रागनी होती है
वो अपने पास से एक लेटर लिखती है, जिस लेटर के अंदर उसने अपने प्यार का इजहार किया था, और उसके बाद उस लेटर को एक कंकड़ में लपेट कर और उसके बाद उसे फेंक देती है। जब संजय उसे देखता हुआ वहां से गुजर रहा था, अब जैसे ही संजय उस लेटर को उठाता और उसे पढ़ता है तो उसे बड़ी खुशी होती है, और इसके बाद वो भी एक लेटर लिखता है, जिस लेटर के अंदर उसने अपनी दिल की सारी भावनाएं लिख दी थी। और उसके बाद जब वह वहां से निकलता है तो उस लेटर को भी इसी तरह से उसकी तरफ फेंक देता है। उसके बाद रागिनी उस लेटर को पढ़ती है तो यहाँ पर दोनों के प्यार का इजहार लेटरों से हो गया था, और उसके बाद जो रागिनी है अब उससे मिलना चाहती है। तो इसीलिए जो रागिनी होती है एक और लेटर लिखती है, उसके अंदर भी 2-4 बातें लिखती है और साथ में अपना नंबर लिखती है और कहती है कि अगर मिलना है तो मुझे फोन करना और हम लोग मिलना चाहते हैं। इस बात को सुनकर जो संजय है उससे अब रहा नहीं जाता, वह उस लेटर को लेकर फौरन से उस नंबर पर फोन मिलाता है, और जैसे ही रागिनी फोन उठाती है तो उसके बाद पूछने लगता है कि बताओ कहाँ मिलना है। तो वो कहती है कि मुझे क्या पता, ये तुम्हारा गांव है, तुम बताओ कहाँ पर ऐसी एकांत जगह है। तो इसके बाद संजय बड़ा ही खुश होता है, उसे एक जगह बताता है, और वहां पर जो रागिनी होती है वह अपनी मामा की लड़की को लेकर चुपके से वहां पर आ जाती है और उसे बताती है कि मैं ऐसे ऐसे मिलने के लिए जा रही हूँ। मामा की लड़की को सारी बातें शुरू से ही पता थी, और होता है ना कि सहेलियां की तरह बहन हुआ करती हैं, तो ऐसी ये बहन थी, यानी कि मामा फूफी की लड़कियां थी, तो एक दूसरे की बहन बहन की तरह, एक दूसरे का सहेलियों की तरह अपना बातों को छुपा रही थी। जो पूजा उन बातों को छुपाती है, और उसके बाद जो रागिनी है वो संजय से मिलने के लिए वहां पर चली जाती है। वहां पर वो दोनों एक साथ मिलते हैं, और मिलने के बाद दोबारा से अपना प्यार का इजहार करते हैं, और जब इन दोनों के प्यार का इजहार हो जाता है तो उसके बाद अब ये एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं और एक दूसरे के रिलेशन में भी आ जाते हैं। अब गांव के अंदर जितने दिन भी जो रागिनी होती है वो रहती है, उतने दिन लगातार वह संजय से मिलती रहती है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर, और ढेर सारी लंबी लंबी बातें इन दोनों के बीच में होने लगती हैं। जो संजय होता है वह भी दिलोजा से उसे प्यार करने लगता है, और इसी वजह से यहाँ पर वह अपने फिजिकल की तैयारी पर बहुत ही कम गौर दे पाता है। यानी कि सुबह सुबह जब उसे रेस वगैरह करनी होती थी, उस समय पर वह उसके पास फ़ोन करता और उससे मिलने के लिए चला जाया करता, और इसी वजह से फिजिकल उसका काफ़ी कमज़ोर रह जाता है। उसके साथ के जो लड़के थे जिनसे वो आगे निकल जाया करता था दौड़ करने में, उनसे भी पीछे रहने लगता है, और ये बातें संजय को बिल्कुल भी महसूस नहीं होती हैं। धीरे धीरे उस लड़की की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, और उसके बाद वह वहाँ से अपने घर चली जाती है। लेकिन अब चूंकि दोनों के पास एक दूसरे का नंबर था, और इसी नंबर की वजह से वे एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता, और कुछ समय बाद जो संजय का फिजिकल था बिहार पुलिस का, वह आ जाता है, और जैसे ही वो फिजिकल आता है तो उसके बाद जो संजय होता है वह उस फिजिकल में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि अब तक उसने अपना पूरा फोकस उस लड़की रागिनी पर कर दिया था। अब जब वह उस फिजिकल में रह जाता है तो उसके बाद वह इस बात को रागिनी को नहीं बताता है, और उसके बाद उसका मन उखड़ा उखड़ा रहने लगता है। वह रागिनी से फ़ोन करता, कहता कि तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तो वो कहती है कि दिल्ली आ जाओ, यहीं पर मिल सकते हैं। अब वहाँ पर तो मैं अभी नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तो वहाँ से आई हूँ, घर वाले बोलेंगे कि कहाँ जा रही हो। इसके बाद जो संजय होता है वो कहता है कि ठीक है मैं लगाता हूँ कोई जुगत। तो उसके बाद जो संजय होता है वह अपने घर वालों को जैसे तैसे बहला फुसला कर वहाँ से दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली में जाने के बाद मजदूरी करके वहाँ पर एक कमरा लेकर रहने लगता है। वहां पर जाकर वह रागिनी से मिलता है, रागिनी भी उसके साथ मिलती है, और लगभग 10 से 12 दिन वह बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। और उसके बाद जो संजय होता है वह वहां से फिर से वापस आ जाता है। अब चूंकि फिलहाल उसने बता दिया था कि मैं फिलहाल फिजिकल में रह चुका हूं और मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। रागिनी भी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर लेना, तुम्हारा नंबर पड़ जाएगा। जब एक बार यहां तक पहुंच गए हो तो दोबारा में इस चीज को पास कर ही जाओगे। ऐसा कहकर जो रागिनी होती है वह उसे समझा देती है, और उन दोनों का प्यार बरकरार चलने लगता है। जब कुछ दिन वो वहां पर रहकर आ जाता है तो उसके बाद जो रागिनी होती है वह दोबारा से अपने ननिहाल में आ जाती है, वहां पर कुछ दिन और बिताने के लिए, और इस दौरान फिर से उनकी मुलाकात होने लगती है। लेकिन इस बार जब रागिनी आती है तो इस बार गांव का ही एक और लड़का उस पर नजर टिकाने लगता है, और वह सोचता है कि कैसे भी करके इसे हासिल करना होगा। लेकिन जैसे वो लड़की उसकी तरफ देखती नहीं है, उससे बात नहीं करती है, तो उसके बाद उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा हो। इस बात को सोचकर वह उसकी तहकीकात करने लगता है, और तहकीकात के दौरान उसे पता चलता है कि किसी गांव के ही लड़के से इसका प्रेम प्रसंग चला हुआ है, और अगर मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता हूं तो उसके बाद तो ये मजबूर होकर मेरे साथ वो सब कुछ करेगी जो कुछ मैं चाह रहा हूं। ऐसा सोचकर जो गांव का ही वो लड़का होता है वह अब उसका पीछा करता है, और तभी एक दिन
जब राहुल जो संजय होता है वह उससे मिलने के लिए आ रहा था और यहाँ पर ये दूसरा लड़का है ये उस रागिनी के पीछे पीछे आ रहा था, तो उसी दौरान जब वह संजय से मिलती है तो एकदम से वहां पर आ धमकता है और कहता है कि अच्छा तो अब इस बात को तो मैं पूरे गांव में बताऊंगा और फिर देखना तुम क्या होता है। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो संजय होता है वो उसे खूब समझाने की कोशिश करता है, इधर जो रागिनी है वो भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपनी डिमांड रखता है कि तुम मेरे साथ भी वो सब कुछ करो जो इसके साथ कर रही थी, तो उसके बाद जो संजय होता है वो उसे एक जोरदार चाटा मार देता है। अब जैसे वो उसे चाटा मारता है तो उसके बाद वह शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुला लेता है। शाम का समय था और जैसे आसपास के लोग आते हैं और देखते कि ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो उसके बाद उन दोनों की वहीं पर शादी करवा देते हैं। अब ये शादी तो हो गई थी, लेकिन जैसे इस बारे में रागिनी के घर वालों को पता चलता है, रागिनी के मामा मामी को पता चलता है, तो उसके बाद सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर जो रागिनी का पिता होता है वो गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहने लगता है कि भाई आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरी बेटी दिल्ली की रहने वाली है और वहां पर ये सब चीजें कॉमन हुआ करती हैं। इस तरह से शादी करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रागिनी ने अपने पिता को बताया था। जब उसे पता चला था तो उसने रागिनी से बात की थी, तो रागिनी ने कहा था कि पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही वहां से गुजर रही थी और वो लड़का ही मुझ पर गलत निगाह रखा करता था। तो इसी वजह से उसने, जब मैं उस लड़के के पास थी तो उस लड़के के ऊपर इल्जाम लगा दिया। उस लड़के ने तो केवल मेरी इतनी मदद की थी कि जब मैं डूब रही थी तो मुझे बचाया था। अब इस बात को सुनने के बाद पिता अपनी बेटी की हिमायत लेता है और हिमायत लेते हुए वह वहां पर कहने लगता है कि आप लोगों ने बहुत गलती की है। इस बात को सुनकर जो सभी लोग होते हैं वो कहते हैं कि अब जो हो गया तो जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं इसमें। तो तभी यहाँ पर जो रागिनी का पिता होता है वो कहता है कि मैं नहीं मानता ऐसी शादी को, और मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी और वहीं पर रहेगी और लौटकर कभी भी इस गांव में नहीं आएगी। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो पिता और लोग होते हैं गांव वाले, वो कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, लेकिन शादी तो हो चुकी है। इसके बाद जो रागिनी का पिता होता है वह उसे अपने साथ लेकर दिल्ली चला जाता है और वहां पर जो रागिनी है वो आराम से रहने लगती है। अब उसने संजय से बात करना भी बंद कर दिया था और जो संजय था उसके प्यार की वजह से टूटता हुआ जा रहा था, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो वो सोच रहा था कि शादी ऐसे तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन खैर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से मेरे घर में रहेगी। लेकिन उससे पहले ही उसका पिता उसे ले गया और उसके बाद जो रागिनी का पिता होता है वह उसे जब दिल्ली में रखता है तो वह समझने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं उसका फ़ोन वगैरह छीन लिया हो, क्योंकि उसका नंबर सच में ही स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद जो संजय होता है वह जब अपने प्यार को देखता है कि भाई हम लोगों ने ऐसे प्यार किया है और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, तो इसी वजह से वह दिल्ली चला जाता है उससे मिलने के लिए और वह उसके घर के आसपास मंडराने लगता है। जैसे ही एक दिन जो रागिनी है वो अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके बाद संजय एकदम से उसके सामने आ जाता है और कहता है कि रागिनी ये सब क्या हो रहा है, अगर तुम्हारे पिता मुझसे मिलने में दिक्कत कर रहे हैं तो तुम ऐसा करो, चलो अभी के अभी मेरे साथ हम लोग भाग चलते हैं। लेकिन तभी जो रागिनी है वो उससे कहने लगती है कि पागल हो गए हो क्या, मैं क्यों भाग चलूं, तुम कामयाब नहीं हो पाए और तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल डेड पड़ी हुई है, तो मैं अपनी फ्यूचर को खराब नहीं कर सकती। मेरे पिता को मैं नहीं कहा था कि मुझे अपने साथ ले चलें, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर और मैं अब अपने पिता के साथ ही रह रही हूँ, मुझे तुमसे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था उसे एक एंजॉय समझकर भूल जाओ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर रागिनी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके बाद जो संजय होता है वह पूरी तरह से टूट जाता है। एक बार तो वो सोचता है कि यहीं पर अपने आप को इस दुनिया से विदा कर ले, क्योंकि उसने उससे सच्चा प्यार किया था और उसे टूटकर चाहा था। लेकिन यहाँ पर जो रागिनी है वो उसका दिल तोड़कर जा चुकी है और उसने तो उन सारे प्यार भरी बातों को एक तरह से कह दिया कि ये तो बस एक एंजॉयमेंट था। इसी वजह से जो संजय होता है वह काफ़ी ज़्यादा सोचता है और सोचने के बाद फिर सोचता है कि चलो गांव चलता हूं, क्योंकि उसके माता पिता भी हैं, गरीब घर से बिलोंग किया करता है, तो वहां से सीधा गांव आ जाता है। गांव आने के बाद वह बड़ा ही गुमसुम सा रहा करता है और जब उसकी ऐसी हालत ये पूजा देखती है तो उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ संजय, क्या परेशानी हो गई। तो उसके बाद जो संजय है वो बता देता है कि उसने ऐसे ऐसे धोखा दिया है मुझे, अब तुम बताओ कि मैंने प्यार करने में कोई कसर छोड़ी थी। तो यहाँ पर पूजा को भी ये बात बुरी लगती है और उसके बाद जब वह रागिनी से बात करती है तो जो रागिनी है वह साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं देखो ये सब कुछ जो भी था वो मैं भूल चुकी हूँ और मैं एंजॉय करने के लिए आई थी छुट्टी में, तो एंजॉय तो करूंगी और क्या करूंगी। वो पागल था जो मेरे लिए यहाँ तक दिल्ली तक भी आ गया, वो भी दो बार, इतनी दूर भला सफर कौन तय किया करता है और ये प्यार बात मेरी समझ से बाहर है।
इस बात को सुनने के बाद जो पूजा है वह भी चुपचाप रह जाती है, क्योंकि कह भी क्या सकती थी। और इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अब इन बातों को लगभग 1.5 से 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद जो रागिनी होती है उसकी शादी होने वाली थी। यहाँ पर यह बात जैसे ही पूजा को पता चलती है कि रागिनी की शादी होने वाली है तो वह इस दुखद खबर को संजय को देने के लिए जाती है। और जब वह संजय को इस दुखद खबर को देती है तो उसके बाद जो संजय होता है अपने पास से उन सारे लेटरों को, जो भी लेटर उसने आज तक दिए थे और जो भी कोई छोटे मोटे गिफ्ट रागिनी ने उसे दिए थे, उन सभी गिफ्टों का एक लिफाफा बनाता है और उस लिफाफे को इसे दे देता है। कहता है कि ये लो, ये मेरी उसकी अमानत है मेरे पास और अब मैं उन सभी चीज़ों को भूल चुका हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। हाँ, लेकिन इतना है कि इस ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी उसके अलावा, क्योंकि मैं उससे प्यार किया करता हूँ। इसी वजह से यहाँ पर वह उन्हें देता हुआ अपनी आंखों में आंसू ले आता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब पूजा जब ये बात देखती है तो उससे सहन नहीं होता और उसके बाद उन लिफाफे के साथ में वो एक लेटर और लिखती है, जिस लेटर में संजय और रागिनी की पूरी लव स्टोरी थी। और इस लेटर को इसमें लिखने के बाद वह अब मौका देखती है कि कब मैं इसको बताऊं इस बारे में, यानी कि उसके पति को ये इस बारे में बताना चाहती है। और अब तक जब उसकी शादी हो जाती है तब तक वह इस बात को शांत रखती है। और शादी होने के बाद जिस दिन सुहागरात होनी होती है उससे एक रात पहले ही जो पूजा है वो अपनी तरफ से वहाँ पर जाती है, उस जगह पर जहाँ पर उसकी शादी हुई है, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला था तो एड्रेस निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी थी। वहाँ पर जाने के बाद एक बच्चे को वो लिफाफा देती है और वह उस लिफाफे को उसके पति को दे देता है, जिस पति का नाम होता है मनोज। यानी कि जो फिलहाल रागिनी का पति मनोज है उसके हाथों में वो लिफाफा पहुंच जाता है। और जब वह बच्चा कहता है कि दीदी ने दिया है तो तब तक वहां से जो पूजा थी वो जा चुकी थी। उसके बाद वह उस लिफाफे को खोलकर उस लेटर को पढ़ता है और उसके अंदर सारे प्रूफ भी थे। जैसे वो इन प्रूफों को देखता है, लेटर को देखता है, तो उसे बहुत ही जोर से गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी पत्नी की जब पहले शादी हो चुकी है, ना तो उसने तलाक लिया है, भले वो कैसे भी हुई हो, क्योंकि जो लड़का मनोज था वह इन रीति रिवाजों को कुछ ज़्यादा ही माना करता था। तो इसी वजह से वह सोचता है कि जब मेरी इससे दूसरी शादी है तो मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा और इससे अलग होना होगा। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि जो अपने प्रेमी को इतना बड़ा धोखा दे सकती है, यानी कि जो उसे दिलो जान से प्यार किया करता था, वो तुम्हारे साथ क्या नहीं कर सकती। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लड़का मनोज होता है वह अपने मोबाइल फ़ोन को वीडियो रिकॉर्डिंग पर ऑन करके अपनी छाती वाले जेब में रख देता है और उसके बाद सीधा उस कमरे में चला जाता है जहाँ पर रागिनी आज सुहागरात के लिए उसका वेट कर रही है। अब उसने लेटर में पूरी कहानी पढ़ी तो ली ही थी, लेकिन वह अब उसके मुंह से सुनना चाहता था ताकि एक सबूत बना सके। और इसी वजह से वह दरवाजा बंद करके उससे बात करने लगता है। कहता है कि रागिनी, मुझे पता चला है कि तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी थी। तो उसके बाद जो रागिनी है वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला है। तो एकदम से वो उस लिफाफे को उसके सामने रख देता है। कहता है कि देखो, कोई इस लिफाफे को मुझे देकर गया है और इसमें सारा के सारा कुछ लिखा हुआ है। तभी यहाँ पर जो रागिनी होती है वो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये तो समझ जाती है कि इसे पता चल चुका है, लेकिन चूंकि इस लड़के के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है तो इसी वजह से वह किसी भी शर्त पर इसे छोड़ नहीं सकती। तो इसी वजह से वह उससे कहने लगती है कि हाँ, शादी हो गई थी, लेकिन वो गरीब आदमी था, उससे शादी के फायदा भी क्या होता। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि वो तुमसे प्यार किया करता था, इतनी सारी फीलिंग है, ये सब कुछ लिखी हुई है। तो वो कहने लगती है कि प्यार से पेट नहीं भरा करता, पेट पैसों से भरा करता है और पैसा तुम्हारे पास है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और अगर तुम ये जान रहे हो कि इन सभी चीज़ों को देखने के बाद मैं कमजोर पड़ जाऊंगी और एक अबला नारी की तरह तुमसे माफ़ी मांगूंगी, तो मैं तुमसे कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली। अब तो मेरी तुमसे शादी हो गई है और अब जैसे मैं कहूंगी वैसा ही तुम्हें करना होगा, वरना फिर देख लेना मैं तुम्हें कैसे कैसे खेल खिलाती हूँ। अब इस धमकी को जब वो दे रही थी तो ये सारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती हैं। और उसके बाद जो लड़का होता है जिसका नाम मनोज है वो और भी गहराई से उससे पूछने लगता है कि तुमने धोखा क्यों दिया, कैसे दिया और कैसा था वो लड़का। तो यहाँ पर पूरी बात वो बता देती है कि जब मुझे पता चला कि वो पुलिस में लगने वाला है तो उसके बाद मैंने सोचा कि इससे प्यार कर लेती हूँ, लेकिन मेरे प्यार के चक्कर में वो इतना कमज़ोर हो गया कि उससे फिजिकली कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर भी वो बार बार मुझसे फ़ोन किया करता था। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन और इसके साथ इस तरह से रह लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगी, और ऐसा ही मैंने किया। ये सारे प्रूफ उसके फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाते हैं और जैसे रिकॉर्ड होते हैं तो उसके बाद वह फ़ोन निकालकर सीधा उसके पिता के पास फ़ोन कर देता है और कहता है कि ले जाओ अपनी बेटी को। अब अभी तक रागिनी को नहीं पता कि यहाँ पर इसने पूरे सबूत बना लिए हैं। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि ले जाओ, कैसे ले जाओ, अगर मैं यहाँ से गई तो पुलिस आएगी और पुलिस तुम पूरे परिवार वालों को धर दबोचेगी, क्योंकि मैं दहेज का केस डाल दूंगी। उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो मन करे वो चीज़ कर लेना, क्योंकि तुम्हारा पूरा काला चिट्ठा मेरे फ़ोन में है और जो
तुम्हें जहां भी केस करना हो वहां पर कर लेना, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। इसके बाद उसका पिता आता है, यहाँ पर उसके घर वाले इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर जो मनोज होता है वो उस वीडियो को सभी के सामने चला देता है और कहता है कि जब इसकी पहले शादी हो चुकी है तो ये मुझसे दोबारा शादी भला कैसे कर सकती है, उसको तलाक दिए बिना। और अगर ये मुझे पहले बता देती कि मैंने पहले शादी कर रखी है तो मैं इससे शादी करता ही क्यों। ऐसा कहकर वह उसे छोड़ने के लिए कह देता है। तो यहाँ पर जो रागिनी होती है वह भी मजबूर हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर वो डायरेक्ट पुलिस के पास जाए कहे कि दहेज की मामला है तो यहाँ पर ये लड़का दिखा देगा कि इस वजह से हो रहा है, तो इसी वजह से वो पुलिस केस भी नहीं कर सकती और वहां से अपनी आंखों में आंसू लेकर वापस लौट आती है, क्योंकि उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। इसके बाद यहाँ पर जो रागिनी है वो वापस अपने घर तो आ जाती है, लेकिन जब वह अकेले अपने घर में पड़ी रहती है तो उसके बाद उसे सोच आती है कि उसने जो संजय था उसके बाद साथ बहुत गलत किया। सोचती रहती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। इधर यहाँ पर जो लड़का होता है संजय, वह अब एक नौकरी में लग जाता है और जैसे ही वो नौकरी में लगता है तो उसके बाद उसके मामा की लड़की पूजा को बताता है कि उससे कह देना कि मैं अब कामयाब हो गया हूँ और वो अपनी जिंदगी में व्यस्त रहे, मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हूँ। तो उसी समय जो पूजा होती है वो उसे सारी बात बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे वो कागज वहां पर पहुंचा दिए और उसके बाद उसकी शादी टूट गई है और वो अब अपने कर्मों की सजा भुगत रही है, क्योंकि अब कोई और उससे शादी करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उसकी पहले एक शादी हो चुकी है और उसने झूठ बोलकर शादी की थी। यह बात धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई थी और इसी वजह से अब वह घर पर बैठी हुई है। लेकिन जो संजय होता है जब इस बात को सुनता है तो उससे नहीं रहा जाता और वह वहां से फिर से दिल्ली जाता है और दिल्ली जाकर रागिनी से कहता है कि रागिनी माफ कर देना, वो लेटर वगैरह मैंने उसके पास पहुंचा दिए थे और कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ दोबारा से अपनी जिंदगी को जी सकती हो, क्योंकि तुम्हें मैं उदास नहीं देख सकता और मैं तुमसे प्यार किया करता हूं। अब जो रागिनी होती है वह अब तक पूरी तरह से उसका घमंड चूर चूर हो चुका है और उसके बाद वह भी अब टूट कर उससे माफी मांगती और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को जी लूंगी। आज के समय में रागिनी और संजय दोनों एक साथ अपने जीवन को जी रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।